तो नेक्स्ट टॉपिक है फिशर रेस सिस्टम। और फिशर रेस सिस्टम जो है एग्जामिनर का यह फेवरेट टॉपिक है। किसी न किसी एग्ज़ाम में इस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फिशर रेस सिस्टम होता क्या है? तो फिशर रेस सिस्टम यह एक प्रकार का RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिटेक्ट करते हैं और हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन और क्लासीफाई करते हैं। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को एक्सप्लेन और क्लासीफाई करते हैं किसके मदद से? तो फिशर रेस सिस्टम की मदद से। इसमें मेन आप 3 एंटीजन है, 3 मेन एंटीजन का पेयर होता है, जैसे कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल E स्मॉल e, ठीक है। अब ये अगर एंटीजन प्रेजेंट है या एंटीजन अब्सेंट है, इस बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। क्लियर? अगर सिंपल सी अगर एग्ज़ाम के व्यू से याद रखना कि D एंटीजन प्रेजेंट है तो डैट मीन्स RH पॉजिटिव, अगर D एंटीजन अब्सेंट है तो क्या होगा, RH निगेटिव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप, जैसे CDE, कैपिटल C है, कैपिटल D है, स्मॉल e है, स्मॉल c कैपिटल D कैपिटल E, स्मॉल c स्मॉल d कैपिटल E। यह जो है, ये जो एंटीजन होता है वो कहाँ पे होता है, RBC के सरफेस पे होता है और ये शो करता है। तो फिशर रेस सिस्टम से हम क्या करते हैं, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को एक्सप्लेन और क्लासीफाई करते हैं। तो यही मेनली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि RH फिशर रेस सिस्टम किसके लिए होता है? तो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए होता है। क्लियर? नेक्स्ट जो एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पूछा जाता है, सिकल सेल एनीमिया आइडेंटिफिकेशन। तो सिकल एल एनीमिया होता क्या है? तो सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ये आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, 12th में, है ना। तो सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, RBC जो होता है सिकल शेप का हो जाता है। जैसे RBC कैसा हो जाएगा, सिकल शेप ऐसा। तो जब RBC सिकल शेप का होगा तो होता क्या है कि ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है। ऑक्सीजन का कंटेंट क्या होता है, कम हो जाएगा। क्लियर? अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो पेरीफेरल ब्लड स्मेयर बना के, पेरीफेरल ब्लड स्मेयर बनाएंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। अगर RBC सिकल शेप का दिख रहा है, ठीक है, तो वो सिकल सेल एनीमिया आइडेंटिफिकेशन होगा। दूसरा सिकल सेल एनीमिया के लिए होता है सिकलिंग टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ये टेस्ट है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल 100 से सिकल और 100 से सिकलिंग। तो सिकल सेल एनीमिया के लिए कौन सा टेस्ट होता है, सिकलिंग टेस्ट होता है। इसमें हम करते क्या है कि ब्लड सैंपल लेते हैं और ब्लड सैंपल के अंदर सोडियम मेटाबाइसल्फेट, याद रखना है इस पॉइंट को, कौन सा रिएजेंट लेंगे, तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट, इसे मिक्स करेंगे। अगर ऑक्सीजन लो होगा तो RBC कैसा हो जाएगा, सिकल शेप का हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन लो होगा तो RBC कैसा हो जाएगा, सिकल शेप का हो जाएगा। तो यही कहता है सिकलिंग टेस्ट। उसके बाद होता है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है कि हम सिकल सेल हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट करते हैं। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या डिटेक्ट करते हैं, तो सिकल हीमोग्लोबिन को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो ये फिशर रेस सिस्टम, सिकल सेल एनीमिया आइडेंटिफिकेशन, ये सब एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है जिस पे क्वेश्चंस आना ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हॉडकिन लिम्फोमा आइडेंटिफिकेशन। तो हॉडकिन लिम्फोमा आइडेंटिफिकेशन यह एक प्रकार का कैंसर है लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ नोड्स के। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। इसका जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो करते हैं रीड एस्टेनबर्ग सेल, रीड एस्टेनबर्ग सेल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है
आपका नेक्स्ट हो जाएगा आपका तो रिड स्टेनबर्ग सेल। जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको रिड स्टेनबर्ग सेल दिखेगा, और स्पेशली इसके अंदर क्या होता है, 2 न्यूक्लियाई होता है। कितने न्यूक्लियाई होगा, 2 न्यूक्लियाई होगा। और इसका जो अपीयरेंस होगा, जो इसका जो कलर होगा वो आउल आई की तरह होगा, है ना, जैसे उल्लू के आँख जैसा होगा, है ना। तो हॉजकिन लिम्फोमा आइडेंटिफिकेशन रेड स्टेनबर्ग सेल, याद रहेगा। अब देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन मेथड हम कैसे करते हैं। तो लिम्फ नोड का बायोप्सी करेंगे, जिसमें आपको लिम्फ नोड बायोप्सी में क्या दिखेगा, डिटेक्ट होगा, तो रेड स्टेनबर्ग सेल दिखेगा। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री करेंगे। अच्छा, ये हॉजकिन लिम्फोमा आइडेंटिफिकेशन मतलब ये जो लिम्फोमा कैंसर होगा उसका जो सिम्टम होता है वो पेनलेस लिम्फोमा, लिम्फोनॉइड स्वेलिंग होगा। जैसे लिम्फ, जहाँ भी लिम्फ नोड है वहाँ स्वेलिंग होगा, और वो क्या होगा, पेनलेस होगा। उसके बाद नाइट स्वेट, रातों में पसीना आएगा, है ना। वेट लॉस होगा, वज़न कम होगा। क्लियर। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका है हॉजकिन लिम्फोमा आइडेंटिफिकेशन। क्या दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो रेड स्टेनबर्ग सेल दिखेगा जो उल्लू की आँख की तरह होगा, और इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका थैलेसेमिया। ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है थैलेसेमिया। तो थैलेसेमिया, सबसे पहली बात, थैलेसेमिया क्या होता है, तो एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। यह एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है। थैलेसेमिया में होता है क्या है कि हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन या तो लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। थैलेसेमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन या तो लो हो जाएगा या तो एबनॉर्मल हो जाएगा। थैलेसेमिया 2 टाइप का होता है। पहला होता है अल्फा थैलेसेमिया। अल्फा थैलेसेमिया तो इसमें होगा क्या कि जो ग्लोबुलिन का चेन होता है तो उसमें प्रॉब्लम होगा। अल्फा ग्लोबुलिन चेन में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। अल्फा थैलेसेमिया है तो अल्फा ग्लोबुलिन चेन में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। ये जनरली जो अल्फा थैलेसेमिया होता है मोस्टली ये किसमें, साउथ ईस्ट एशिया के लोगों को होता है, साउथ ईस्ट एशिया। बीटा थैलेसेमिया की बात करें तो बीटा थैलेसेमिया डैट मीन्स बीटा चैन ग्लोबिन में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। ये मेनली इंडिया में कॉमन है, आपको देखने को मिलता है। अगर हम अल्फा चैन थैलेसेमिया की ही बात करें तो इसमें होता क्या है, ये सब में होता क्या है कि जीन का या तो म्यूटेशन हो गया या तो डिलीशन हो गया। देखो म्यूटेशन का मतलब होता क्या है सिंगल बेस पेयर का, जैसे आपका जो डीएनए है ना, ये डीएनए है, ये डीएनए डबल हेलिक्स है, बेस पेयर होता है ये आपका बेस पेयर है। इसमें से सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज हो जाना क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। या तो वहाँ से वो बेस पेयर क्या हो गया, डिलीट हो गया। समझ में आया, फिर से समझिए क्या होता है। ये आपका डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, ये आपका बेस पेयर है ना। एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। आप जानते हो जैसे एडेनिन है, एडेनिन बाइंड करता है थाइमोसिन से, और साइटोसिन बाइंड करता है ग्वानिन से। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड और साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। ये एम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स क्री में, है ना, कि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल, और वो बॉन्ड क्या है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये अभी एम्स क्री में आया था ये, है ना। तो देखिए होता क्या है कि ये आपके बेस पेयर है, तो या तो बेस पेयर का किसी भी एक सिंगल बेस पेयर का क्या हो जाना, चेंज हो जाना, क्या हो जाना, चेंज होना, वही क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। सिंगल बेस पेयर का चेंज होना क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। या तो बेस पेयर का डिलीट हो जाना, या तो क्या हुआ, वहाँ से ये बेस पेयर डिलीट हो गया। क्लियर, तो ये डिलीट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि या तो जीन का क्या होता है, या तो म्यूटेशन हो जाएगा बेस पेयर का, या तो डिलीशन हो जाएगा। ठीक है, तो किसका डिलीशन होगा, तो यहाँ पे अल्फा चेन में, है ना। तो ये बातें याद रखिएगा, अल्फा चेन की बात हो रही थी यहाँ पे, है ना। तो अल्फा
चैन जो अल्फा थैलेसीमिया होता है, इसमें क्या होता है कि हम इसमें होता क्या है कि टाइप्स ऑफ जीन अफेक्टेड होता है। जैसे मान लीजिए अल्फा थैलेसीमिया में फर्स्ट है आपका साइलेंट कैरियर। साइलेंट कैरियर में क्या होता है, वन जीन अफेक्टेड होता है और इसमें कोई सिम्टम नहीं होता। अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, सेकेंड है आपका अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, इसमें दो जीन डिफेक्टेड होता है और ये क्या, तो माइल्ड एनीमिया के केस में आएगा। हीमोग्लोबिन डिजीज, HbH डिजीज, इसमें तीन जीन डिफेक्टेड होता है और मॉडरेट या सीवियर कंडीशन बन सकता है एनीमिया का। नेक्स्ट होता है आपको हाइड्रोफिटेलिस, हाइड्रोफिटेलिस जिसमें 4 जीन डिफेक्टेड होता है और ये सीवियर एनीमिया है, हाइड्रोफिटेलिस। तो अल्फा थैलेसीमिया में हमने क्या देखा, साइलेंट कैरियर, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, HbH डिजीज या हाइड्रोफिटेलिस। डैट मीन्स या तो जीन का डिलीट होना या तो जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाना। क्लियर। अब देखिए बीटा थैलेसीमिया, तो टाइप्स ऑफ बीटा थैलेसीमिया में एक है थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया माइनर जो है, माइनर का मतलब ही पता चलता है कम, तो मतलब क्या, माइल्ड सिम्टम होगा इसके अंदर। दूसरा होता है थैलेसीमिया इंटरमीडिया। थैलेसीमिया इंटरमीडिया का मतलब क्या, मॉडरेट सिम्टम, ठीक है। और थैलेसीमिया मेजर जिसको बोलते हैं कॉलीज एनीमिया, कॉलीज एनीमिया, कॉली एनीमिया, ये सीवियर एनीमिया है। और मेजर थैलेसीमिया में आपको क्या करना पड़ता है, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है। मेजर थैलेसीमिया के पेशेंट को ब्लड रेगुलर ट्रांसफ्यूज होता रहता है। क्लियर। तो ये था आपका थैलेसीमिया और हॉडकिन लिम्फोमा आइडेंटिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसे अच्छे से स्टडी करना होगा। हेलो स्टूडेंट, तो आज का जो क्लास है वो एग्ज़ाम्स में आए हुए इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, है ना, जो एग्ज़ाम में आया हुआ है लैब टेक के एग्ज़ाम में। तो जैसे एंटीकोगुलेंट यूज्ड इन अ ब्लड बैंक, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, बार बार ये इस टॉपिक से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। तो एंटीकोगुलेंट यूज्ड इन अ ब्लड बैंक, ब्लड बैंक के अंदर कौन से एंटीकोगुलेंट का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले एंटीकोगुलेंट है क्या। एंटीकोगुलेंट एक प्रकार का केमिकल है जो ब्लड को क्लॉट होने से क्या करता है, रोकता है। ब्लड को क्लॉट होने से क्या करेगा, रोकेगा। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्लड को क्लॉट होने से रोकेगा और जो आरबीसी का लाइफ है उसे क्या करेगा, ये बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट के साथ साथ जो ब्लड बैग्स होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव भी मिला होता है और ये प्रिजर्वेटिव क्या करता है, तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंटीकोगुलेंट के साथ साथ क्या मिला होता है, प्रिजर्वेटिव। तो ये प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है कि एनर्जी को प्रोवाइड करना। ओके। अब देखिए कि एंटीकोगुलेंट जो है मेनली आपको अभी हम जो यूज़ होता है वो है ACD, CPD एंड CPDA, ठीक है, ACD, CPD और CPDA। और इसी पे बार बार क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछे जा रहा है अलग अलग एग्ज़ाम्स के अंदर। फर्स्ट है ACD। ACD का मतलब होगा एसिड सीट्रेट डेक्सट्रोज, एसिड सीट्रेट डेक्सट्रोज, ठीक है। अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो इसमें कंपोनेंट होता है आपका सिट्रिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, सोडियम सीट्रेट एंड द डेक्सट्रोज। क्लियर। सिट्रिक एसिड का क्या काम है, तो कैल्शियम से बाइंड करेगा और क्लॉट को रोकेगा, ठीक है। कैल्शियम से बाइंड करके क्या करना, क्लॉट को रोकना, ये किसका काम है, सिट्रिक एसिड का। ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद है आपका इसमें डेक्सट्रोज। तो डेक्सट्रोज का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना और डेक्सट्रोज होता क्या है, तो शुगर का फॉर्म है एक, है ना। सेकेंड है आपका CPD। CPD का मतलब सीट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज।
अब ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट क्या करता है, तो आरबीसी का मेटाबॉलिज्म करता है और पीएच को मेंटेन करता है। फॉस्फेट क्या करता है, फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम, है ना, ये फॉस्फेट, सॉरी ये तो पोटेशियम हो गया ना, फॉस्फेट। तो फॉस्फेट आपका क्या करता है, तो आरबीसी का मेटाबॉलिज्म करेगा और पीएच को मेंटेन करता है। क्लियर। सिट्रेट बता ही दिया, क्या करता है, ये कैल्शियम से बाइंड करके क्लॉट को रोकता है। डेक्सट्रोज क्या करता है, तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका CPDA1। तो CPDA1 जिसको बोलते हैं सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन। तो सिट्रेट का काम क्या है आपका, सिट्रेट का काम है आपका कैल्शियम को बाइंड करके क्लॉट को रोकना। फॉस्फेट का क्या काम था, तो आरबीसी का मेटाबॉलिज्म करना और पीएच को मेंटेन करना। डेक्सट्रोज का काम क्या है, एनर्जी को प्रोवाइड करना। एडिनिन का काम क्या है, तो आरबीसी के लाइफ को बढ़ाना। क्लियर। देखो ये जो एसीडी है, इसका जो लाइफ, इसमें जो ब्लड को आप प्रिजर्व रख सकता है, ये जो एंटीकोगुलेंट है, ये आपको ब्लड के लाइफ को कितने दिन तक बचा के रखेगा, 21 डे तक। सीपीडी का भी जो होता है वो भी कितना दिन तक, तो 21 डे तक। जो एसीडी है ये एक प्रकार का ओल्ड एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, और एसीडी से अच्छा माना जाता है सीपीडी को। क्लियर। उसके बाद आया आपका CPDA1। ये 35 डे जो पैक्सेल होता है वो कितने दिनों तक क्लॉट नहीं हो सकता या सेफ रहेगा, तो 35 डेज तक CPDA1। तो आपको डे भी याद रखना है, सबके फुल फॉर्म जो होता है वो याद रखना है। क्लियर। और किसका क्या फंक्शन है आपको ये याद रखना है। अच्छा, CPD के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, VVI कर दो आप लोग, VVI। ये जो CPD है ये सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला एंटीकोगुलेंट है ब्लड बैंक में प्रिजर्वेटिव के रूप में। क्लियर। सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़, क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला एंटीकोगुलेंट कौन सा है, तो CPDA1। और ये DSSB के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्लियर। एक है आपका, नेक्स्ट है आपका हेपेरिन। तो हेपेरिन जो है एक प्रकार का यह डायरेक्ट एंटीकोगुलेंट होता है, आप लोग जानते ही हो। यह ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, लेकिन इसका यूज़ लॉन्ग स्टोरेज, मतलब ब्लड को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हम हेपेरिन का यूज़ नहीं करते। हमने क्या बोला कि हेपेरिन एक डायरेक्ट एंटीकोगुलेंट तो है, ब्लड को क्लॉट होने से भी रोकता है, लेकिन इसे लंबे समय तक ब्लड को आपको स्टोरेज करने में यूज़ नहीं होगा। एग्ज़ाम के पॉइंट से आप याद रखना है क्या क्या आपको, ACD, CPD, CPDA1 और हेपेरिन। सबसे कॉमन यूज़ कौन सा है, तो CPDA1। क्लियर। ये टॉपिक बहुत बार हर अलग अलग एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस एग्जामिनर डालता ही है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लेना। क्लियर।